हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 की फ़िज़िक्स विषय के अंतर्गत आप लोगों को अध्याय नंबर 2 पढ़ाया जा रहा था और उसकी अभी तक टोटल 6 से 7 क्लासें हो गई हैं। आज इस अध्याय नंबर में जितना भी बचा है इसी क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इस अध्याय में अभी आपका बचा है संधारित्रों का संयोजन, यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का आप लोगों को पढ़ाना है और परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पढ़ाना है, परावैद्युत सामर्थ्य पढ़ाना है, भंजक विभवांतर आपको पढ़ना है, साथ ही में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी आज की इसी क्लास में आपको ज्ञात करना बता देंगे, जिससे आज ये पूरा चैप्टर इस क्लास में समाप्त हो जाए और कल से आप सभी लोगों को तीसरे चैप्टर की क्लास हम प्रोवाइड करें। बाकी न्यूमेरिकल की भी आपको क्लास हम लगातार प्रोवाइड करने वाले हैं, लगातार आपको क्लासें देंगे, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे हम लोगों ने कक्षा 10 में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। भैया अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो फिगर वाला कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संधारित्र में आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक प्लेट होती है, एक प्लेट को हम धनावेश से क्या करते हैं भाई, आवेशित करते हैं। धनावेश से क्या कर देते हैं, हम आवेशित कर देते हैं। तो प्रेरण की वजह जो संधारित्र की दूसरी प्लेट होती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जो पहला संधारित्र होता है, पहले संधारित्र के पहले सिरे को ए टर्मिनल से या ए सिरे से और दूसरी प्लेट जो पहली प्लेट का दूसरा सिरा होता है उसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र का जो दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है उसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट और इस तरीके से जो लास्ट वाला संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं भाई, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। संधारित्रों का जो यह संयोजन होता है यह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, एक प्लेट को हम 4 धन आवेश से आवेशित करते हैं, प्रेरण की वजह से दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ें आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब पहले संधारित्र की धारिता हम C1 मान लेते हैं, दूसरे की C2 मान लेते हैं और तीसरे की C3। आपको पता है श्रेणी क्रम में आवेश की वैल्यू समान होती है, तो तीनों पर आवेश की वैल्यू समान होगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, माना संधारित्रों पर विभव क्रमशः कितने हैं, V1, V2 व V3 हों, तो पहले संधारित्र पर जब विभव की मात्रा हम निकालेंगे तो हम सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा C बराबर Q/V। तो V की वैल्यू निकालेंगे तो Q/ कितना आ जाएगा, C। तो जब पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q/C1, क्योंकि सभी पर आवेश की वैल्यू तो समान है भाई, सभी पर आवेश की वैल्यू समान है कि नहीं समान है, तो आवेश तो हम क्यों ही लेंगे। और धारिता कितनी, पहले संधारित्र की C1 है, दूसरे संधारित्र का विभव निकालेंगे V2 तो ये आ जाएगा Q/C2 तथा तीसरे संधारित्र पर अगर हम विभव निकालेंगे V3 तो ये आ जाएगा Q/C3। अब अतः हम ये जो पूरा संयोजन है, इस पूरे संयोजन का कुल विभवांतर अगर ज्ञात करना चाहें, अतः कुल विभवांतर, तो जो कुल विभवांतर हमें मिलेगा वो मिलेगा तीनों के योग से, V1 + V2 + V3 से। तो V बराबर V1 की वैल्यू है Q/C1 और V2 की वैल्यू है Q/C2 और V3 की वैल्यू है Q/C3। अब देखिए यहाँ पर V जो है वो कुल विभवांतर को दर्शा रहा है। अगर इस पूरे संयोजन की कुल धारिता हम C मान लें और आवेश Q मान लें, ठीक है, यदि पूरे संयोजन की धारिता कितनी हो भाई, C हो, तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C, क्योंकि Q तो पूरे संयोजन का आवेश ही है, तभी तो सब में समान है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख सकते हैं Q/C और ये हो जाएगा Q/C1, Q/C2 और ये हो जाएगा Q/C3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो Q कॉमन ले सकते हैं, देखिए इधर से, तो ये आपका आ जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आ जाएगा। Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको मिल जाएगा श्रेणी क्रम में संधारित्रों की संयोजन का सूत्र हमें मिल जाएगा, तुल्य धारिता का सूत्र 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरीके से जितने भी संधारित्र होंगे हम उनकी तुल्य धारिता इस सूत्र से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान
सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमको मान लीजिए संधारित्रों का न्यूनतम वैल्यू चाहिए, मतलब धारिता अगर हमको न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम धारिता के लिए हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/C1 है, मतलब व्युत्क्रम के योग के बराबर हो रहा है। अर्थात अगर हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त करना है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश समान होता है। तो नीचे आप नोट करके 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम का उपयोग तुल्य धारिता के मान को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोगों का एक प्रश्न बहुत है कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि हम एक प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ाते भी हैं और वहाँ के बच्चों को हम नोट्स बनवाते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड, वहाँ नोट्स भी बनवाते हैं। तो देखिए नोट्स की PDF आप सभी लोगों को देखिए स्क्रीन पर, देखिए मैं PDF आपको यहाँ पर चला के दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स की PDF है और ये PDF आपको कहाँ पर मिलने वाली है? देखिए आप सभी लोगों को बालाजी स्टडी मोशन, देखिए ध्यान से, बालाजी स्टडी मोशन टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये आपको PDF उपलब्ध हम करा देंगे अभी जस्ट इस वीडियो के बाद। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक हम व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दे देंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स की PDF आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और हमें पढ़ना है अगला श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन। क्या मैं इसे रब कर दूं? चलिए भाई रब कर देते हैं इसे हम। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, है ना। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा था कि सर क्या आप क्लास नहीं होंगी? क्या क्लासें होंगी भाई, प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं दे पाते हैं कभी कभी, नहीं क्लासें तो परमानेंट आपको देंगे। ठीक, अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए। दूसरा आपका हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। क्या हो जाएगा भाई? समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है भाई? विभवांतर। इसमें जितनी भी संधारित्र, जैसे ये पहला संधारित्र हो गया, ये इसका पहला सिरा धनावेश से आवेशित किया जाएगा, प्रेरण की वजह से दूसरे पर ऋणावेश आ जाएगा। ये दूसरा संधारित्र हो गया, ये तीसरा संधारित्र हो गया। तो सभी संधारित्रों का जो एक सिरा होता है धन सिरा, इसको ला करके हम बैटरी के एक टर्मिनल से, मतलब हम कह सकते हैं कि धनावेश के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और सभी संधारित्रों का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम एक सिरे से डायरेक्ट पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये जो संधारित्रों का संयोजन होता है इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता अगर C3 हो। ठीक, अब चूंकि विभवांतर संधारित्र समांतर क्रम में समान होता तो तीनों का विभव कितना होगा? V। इस पर पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2, तीसरे पर आवेश कितना होगा? Q3 होगा। ठीक है, तो यदि लिखेंगे, यदि तीनों संधारित्रों पर आवेश क्रमशः कितना हो भाई? Q1, Q2 व Q3 हो, तो पहले संधारित्र पर जब आप आवेश की वैल्यू हम निकालेंगे, Q बराबर कितना होता है? CV। तो ये हो जाएगा C1V, क्योंकि विभवांतर तो समान है। और दूसरे संधारित्र का आवेश हो जाएगा वो C2V, और तीसरे संधारित्र पर जो आवेश हो जाएगा वो आपका C3V हो जाएगा। ठीक है, अतः अगर हम इस संयोजन का कुल आवेश निकालें तो Q बराबर हो जाएगा Q1, Q2 और कितना हो जाएगा? Q3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए Q की वैल्यू, Q बराबर ये हो जाएगा C1V, और ये हो जाएगा C2V, और ये हो जाएगा C3V। अगर तीनों संधारित्र जो मैंने श्रेणी क्रम में जोड़े, इस पूरे का संयोजन का कुल धारिता अगर C हो तो Q बराबर कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा कि नहीं? V, अच्छा इनमें से कॉमन ले लें तो ये C1 प्लस C2 प्लस कितना हो जाएगा? C3। V से V कैंसिल, ये आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ें? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ें। किस क्रम में जोड़ें भाई? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने के पश्चात हमको जो तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है वो सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग से प्राप्त होता है। बात आई समझ में कि नहीं समझ में आई? अर्थात अगर हमको
तुल्य धारिता ज़्यादा प्राप्त करनी है तो संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और समांतर क्रम में क्या समान होता है? समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपका हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसी क्रम में हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो होगा परावैद्युत सामर्थ्य। क्या होगी? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा ना इस चैप्टर को आज हम समाप्त कर देंगे इसी क्लास में। बहुत दिनों के बाद ये क्लास भी, और इसी क्लास में जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं वो सारे इसी क्लास में समाप्त कर देंगे। नोट्स भी दोनों चैप्टरों का हम आज ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देखेंगे एक बार तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। आगे हम लोगों की अगली हेडिंग एग्जाम में कई बार पूछी गई है, परावैद्युत पदार्थ होता है का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब क्या है? ध्रुव अलग अलग। ठीक, देखिए जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, आप सभी को पता है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर आपको नहीं बनाना है। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, अभी हमने कहा नोट्स आपको दे देंगे, आप आराम से लिख लीजिएगा या स्क्रीन पर लगा देंगे। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जो पदार्थ होता है वह अणु से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? चक्कर लगाते हैं, आप सभी को पता है, अच्छे तरीके से पता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, नाभिक क्या होता है भाई? धनावेशित होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण में कहेंगे कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में क्या, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, अब धनावेशित हुआ और ये हो गए इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख देते हैं। ठीक है, तो इस परावैद्युत पदार्थ में जो धनायन होते हैं, यानी नाभिक जो होते हैं धनायन, जैसे इस प्लेट पर धन आवेश इसको आवेशित किया तो ये प्लेट ऋण आवेश से आवेश प्रेरण की वजह से हो जाती है। तो जैसे कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में जो धनायन होता है, जो धनायन होता है भाई, धन आयन किसके पास जाएगा? धनायन ऋण आयन क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो जो धनायन होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, वह धनायन जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणायन मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, और या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ठीक, तो इधर चले जाते हैं ऋणायन, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इस तरीके से हम ये चीज़ देखने को पाते हैं कि जो ये परावैद्युत पदार्थ मैंने रखा है, इस परावैद्युत पदार्थ में दो ध्रुव हो गए, एक बन गया धन ध्रुव और एक बन गया ऋण ध्रुव। याद रखिएगा कि धन ध्रुव सदैव समांतर प्लेट संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर होगा, और ऋण ध्रुव सदैव समांतर प्लेट की धन प्लेट की ओर होगा। इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ के दो ध्रुव हो गए, और इसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। क्या कहते हैं भाई? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से नाभिक धनावेशित होता है, और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ में जो धनायन होते हैं वो समांतर प्लेट संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर चले जाते हैं, और जो धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, वो समांतर प्लेट संधारित्र की धन प्लेट की ओर चले जाते हैं। इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ में दो ध्रुव बन जाते हैं, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव। इसे हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ठीक है, नोट्स आपको लिखना है, जो मैंने लैंग्वेज बोला है तो ये आपके सामने लिख के आ रहा है, आप ये नोट कर सकते हैं परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग होती है परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण के बाद, वो आपकी होती है परावैद्युत सामर्थ्य। इसके बाद इस क्लास में क्या पढ़ना है? परावैद्युत सामर्थ्य। अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य में हम कह सकते हैं परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है भाई। ठीक है, हम क्या कहेंगे? देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, बिना टूटे सहन कर ले,
वही जो सहन करने की क्षमता होती है वह परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, भाई प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, या वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे यह परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर ले, वह परावैद्युत पदार्थ की क्या कहलाती है? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक, इसके बाद इसमें एक परिभाषा आपकी आती है। परावैद्युत सामर्थ्य के बाद क्या आती है भाई? अगली जो आपकी परिभाषा है वो आपकी है भंजक विभवांतर। क्या भाई? भंजक विभवांतर। जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है। ठीक है, जिस पर परावैद्युत पदार्थ का क्या होने लगे? वैद्युत भंजन होने लगे। जबकि परावैद्युत सामर्थ्य में मैंने क्या बताया? परावैद्युत सामर्थ्य में बताया किसी परावैद्युत पदार्थ की वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर ले, वह परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। और परावैद्युत भंजक विभवांतर में मैंने क्या बताया कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगे, उसे क्या कहते हैं भाई? भंजक विभवांतर कहते हैं। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? अब इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका और बचता है ऊर्जा घनत्व, उसे भी हम आपको पढ़ा देते हैं, तभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गर्मी है लेकिन आज मैंने प्रण लिया है कि इस चैप्टर को पूर्ण रूप से हम समाप्त करने के बाद फिर न्यूमेरिकल की सीरीज और अगले चैप्टर को जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब बात आती है ऊर्जा घनत्व की। किसकी बात आती है भाई? ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? अगर आप ये जान गए कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालना चुटकियों का खेल है, ऐसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, ऊर्जा घनत्व को हम किससे लिखते हैं? ऊर्जा घनत्व को हम लिखते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल यू बटे में वी। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है? नोट्स मैंने बता दिया आपको, मैं दे दूंगा, आप आराम से लिख सकते हैं। देख क्या दूंगा? बीसी क्लास के जस्ट बाद दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी मोशन पर। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं। अगर वी को हम एक माने, एक का मतलब एकांक होता है और वी है क्या? वॉल्यूम मतलब आयतन। जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है, इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा घनत्व के लिए अगर व्यंजक निकालना है, ऊर्जा घनत्व के लिए क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि माना समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी धारिता C है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। माना क्या लिखेंगे? वायु या निर्वात के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है, देखिए कितना आसान डेरिवेशन है। जो संधारित्र की धारिता निर्वात या वायु के लिए होती है, आप सभी को पता है C बराबर होती है A/0/D। होती है कि नहीं होती? होती है। अब आप सभी लोगों को ये पता है कि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो आपका? V हो। विभवांतर कितना हो? V हो। तो हम जानते हैं कि संचित ऊर्जा जो होती है, संचित ऊर्जा का फार्मूला भी आपको निकाल के बता चुका हूँ, U बराबर ½ CV²। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? अब C की वैल्यू जो मैंने वहाँ पर रखी वो उठा के यहाँ पर रख दो, 1/2 A/0/D इंटू में आपका V²। ठीक, अब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होता है। तो हम सभी लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? E बराबर होता है V/D। D हो गई प्लेटों के बीच की दूरी, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ED। तो ये आपका जो देखिए व्यंजक क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 A/0/D। हम जल्दी नहीं बता रहे हैं, ये आसान है। ठीक, आप समझिए। V के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? E इंटू में D, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब U की वैल्यू आ गई। ठीक, इसको अगर थोड़ा चाहें और सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 A/0 में D। देखो ये D से एक D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो A/0 और क्या बचेगा? E² बचेगा, क्योंकि E का स्क्वायर और D² होता है, एक D से D कैंसिल हो गया तो एक D बचेगा। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम सभी लोगों ने बताया चूँकि जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे स्मॉल यू से लिखते हैं। हमको ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर होता है U और बटे में वॉल्यूम।
यही तो होता है ना, अभी मैंने आपको परिभाषा भी बताई। तो u की वैल्यू जब रखेंगे 1/2 A∈0 E² d बटे में, ध्यान दीजिएगा ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये 2 लिख दीजिए। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे डिस्टेंस। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर मीटर का गुणा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम के स्थान पर a इंटू में d भी लिखा जा सकता है। d से d कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखिए ये आपका व्यंजक आ गया। क्या व्यंजक आ गया? स्मॉल u बराबर 1/2 ε0 E²। यही जो होता है, क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का व्यंजक होता है। समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ही होता है। एक बार और सुन लीजिए, ऊर्जा घनत्व क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हमने संचित ऊर्जा निकाला। संचित ऊर्जा का सूत्र होता है ½ CV²। सी होती है समांतर प्लेट संधारित की धारिता। तो धारिता की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, V बराबर होता है ED। मैंने ED लिख दिया जिससे वैद्युत क्षेत्र के पदों में आ जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, U की वैल्यू उठा करके इसी ऊर्जा घनत्व के सूत्र में रख दिया। तो हमने देखा जो कैंसिल होना था कैंसिल कर दिया। इस तरीके से ऊर्जा घनत्व का व्यंजक आपका आ चुका है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट समाप्त होता है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।